एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक भिखारी रहता था। अपनी दयनीय परिस्थितियों के बावजूद रामू अपनी तेज बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह हमेशा से भिखारी नहीं था। अपनी युवावस्था में वह एक होनहार विद्वान था, लेकिन दुर्भाग्य की एक श्रृंखला ने उसे बेसहारा बना दिया था। अब वह गांव वालों से भीख मांगते हुए सड़कों पर घूमता रहता था। रामू की बुद्धिमत्ता एक वरदान और अभिशाप दोनों थी। जबकि इसने उसे उन लोगों के साथ गहरी बातचीत करने की अनुमति दी जो सुनने को तैयार थे, इसने एक ऐसी आदत को भी जन्म दिया जो धीरे धीरे चिंता का विषय बनती जा रही थी। रामू को हर मामले पर अपनी राय व्यक्त करने की बेकाबू इच्छा थी। चाहे वह उससे संबंधित हो या न हो, वह बिना सोचे समझे बोलता था। अक्सर अपने विचारों को बीच में ही रोककर दूसरों की बात कह देता था। उसके शब्द हालांकि कभी कभी व्यावहारिक होते थे, लेकिन अक्सर अनावश्यक और कभी कभी चोट पहुंचाने वाले भी होते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू ने लोगों के साथ बातचीत करने के तरीके में धीरे धीरे बदलाव देखा। कभी मिलनसार ग्रामीण अब उससे दूर रहने लगे। जब वह गांव के कुएं पर एकत्रित समूह के पास जाता तो बातचीत अचानक बंद हो जाती। जब वह बाजार में चर्चा में शामिल होने की कोशिश करता तो लोग जाने के बहाने ढूंढ लेते। यहाँ तक कि जो लोग कभी उसे भोजन या कुछ सिक्के देने के लिए इतने दयालु थे, वे भी अब नजरें मिलाने से बचते हुए जल्दी से निकल जाते। रामू समझ नहीं पा रहा था कि लोग उससे दूर क्यों हो रहे थे। उसे लगता था कि वह सिर्फ अपने ज्ञान और राय को साझा करके मदद करने की कोशिश कर रहा था। अपने मन में वह हर बातचीत में योगदान दे रहा था, अपनी अंतर्दृष्टि से उसे समृद्ध बना रहा था, लेकिन वास्तविकता उसकी धारणा से बहुत दूर थी। एक विशेष रूप से निराशाजनक दिन, व्यापारियों के एक समूह के साथ बातचीत में शामिल होने के एक और असफल प्रयास के बाद रामू गांव के किनारे एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपने सामान्य स्थान पर वापस चला गया। जब वह वहां बैठा, विचारों में खोया हुआ था, तो उसने दो ग्रामीणों को एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना। बेचारा रामू, उनमें से एक ने कहा, वह दिल से एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसे नहीं पता कि कब बात करना बंद करना है। वास्तव में दूसरे ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है जैसे उसे लगता है कि दुनिया के हर मामले में उसकी राय जरूरी है। उसके आसपास रहना थका देने वाला है। ये शब्द रामू पर बिजली की तरह गिरे। पहली बार उसने खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू किया। यह एहसास दर्दनाक था, लेकिन यह वह चेतावनी थी जिसकी उसे जरूरत थी। जब रामू अपनी परेशानी पर विचार कर रहा था तो उसे बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सुनने की याद आई जो पास के एक गांव में घूमने आया था। लोग बुद्ध की गहन बुद्धि और खोई हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने की उनकी क्षमता के बारे में बात कर रहे थे। रामू ने अपनी समस्या का समाधान खोजने की उम्मीद में बुद्ध से सलाह लेने का फैसला किया। अगली सुबह रामू पड़ोसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और घुमावदार था, जो उसे घने जंगलों और बहती नदियों के बीच से ले जा रहा था। चलते चलते रामू अपने मन में अभ्यास कर रहा था कि वह बुद्ध से क्या कहेगा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह अपनी स्थिति को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से समझाए, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए चुनौती थी जो लंबे समय तक बोलने का आदी हो। एक दिन की यात्रा के बाद रामू आखिरकार उस गांव में पहुंच गया जहां बुद्ध रह रहे थे। उसने देखा कि एक विशाल बोधि वृक्ष के नीचे एक शांत आकृति के चारों ओर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। साधारण भगवा वस्त्र पहने हुए उस आकृति में शांति और ज्ञान की आभा थी, जिसे रामू दूर से भी महसूस कर सकता था। वह तुरंत समझ गया कि यह बुद्ध ही होंगे। रामू ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, जबकि बुद्ध ने लोगों को संबोधित किया, प्रश्नों का उत्तर दिया और मार्गदर्शन चाहने वालों को मार्गदर्शन प्रदान किया। जैसे जैसे भीड़ कम होने लगी, रामू ने बुद्ध के पास जाने का साहस जुटाया। उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, हे बुद्धिमान, मैं आपका मार्गदर्शन पाने के लिए बहुत दूर तक आया हूं। मैं खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाता हूं और आशा करता हूं कि आपकी बुद्धि मुझे रास्ता दिखा सकेगी। बुद्ध ने रामू को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए अपने पास बैठने का इशारा किया। मुझे बताओ मेरे दोस्त, तुम्हें क्या परेशानी है? उसने कोमल स्वर में पूछा। रामू ने एक गहरी सांस ली और अपनी परेशानी बताना शुरू किया। उसने बुद्ध को अपनी आदत के बारे में बताया कि वह बहुत ज्यादा बोलता है।
हर मामले पर अपनी राय देता है और कैसे इसकी वजह से लोग उससे दूर रहने लगे हैं। उन्होंने अपनी उलझन और दुख के बारे में बताया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बातचीत में योगदान देने के उनके प्रयासों को इतनी नकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों मिली। जब रामू बोल रहा था तो उसने पाया कि वह वही कर रहा है जिसके लिए वह मदद मांगने आया था। बहुत ज्यादा बात करना, अनावश्यक विवरण देना और खुद को दोहराना। उसे अचानक इसका एहसास हुआ और वह बीच में ही रुक गया। शर्मिंदा लग रहा था। हालांकि बुद्ध ने अधीरता या झुंझलाहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। उन्होंने ध्यान से सुना। उनकी आंखें समझ और करुणा से भरी हुई थीं। जब रामू ने बात खत्म की तो बुद्ध एक पल के लिए चुप हो गए ताकि उस आदमी के शब्द शांत हो जाएं। फिर एक सौम्य मुस्कान के साथ बुद्ध ने पूछा, रामू, क्या तुमने कभी शांत झील देखी है? इस असंबंधित प्रश्न से आश्चर्यचकित होकर रामू ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे गांव के पास एक सुंदर झील है, उसने उत्तर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, जब हवा शांत होती है तो झील का पानी इतना शांत और साफ होता है कि उसमें सब कुछ दिखाई देता है। आप इसकी सतह पर आकाश का प्रतिबिंब देख सकते हैं, नीचे तैरती मछलियां और तल पर सबसे छोटे कंकड़ भी देख सकते हैं। लेकिन जब हवा चलती है और पानी में हलचल होती है तो झील में कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। प्रतिबिंब विकृत हो जाते हैं, मछलियां छिप जाती हैं और तल अस्पष्ट हो जाता है। रामू ने ध्यान से सुना, बुद्ध के शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश की। रामू की जिज्ञासा को भांपते हुए बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो चीजों को और भी स्पष्ट कर देगी। यह एक राजा की कहानी है जिसने मौन की शक्ति के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। और इस तरह बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक समृद्ध राज्य में महाबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा महाबाहु युद्ध में अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे अपनी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं जाने जाते थे। वह एक कर्मठ व्यक्ति थे, निर्णय लेने में तेज और अपनी राय व्यक्त करने में तेज। उनके मंत्री और सलाहकार अक्सर राजा के निरंतर आदेशों और आलोचनाओं से अभिभूत हो जाते थे। एक दिन एक पड़ोसी राजा ने राजा महाबाहु को एक सुंदर उपहार भेजा, एक शानदार ढंग से तैयार किया गया सुनहरा पक्षी। यह पक्षी कोई साधारण आभूषण नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि इसमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता होती है। उपहार लाने वाले दूत ने समझाया कि यदि पक्षी की उपस्थिति में कोई सत्य कथन किया जाता है तो वह मधुर धुन गाएगा, लेकिन अगर कोई गलत कथन कहा जाता है तो पक्षी चुप हो जाएगा। राजा महाबाहु इस अनोखे उपहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने दरबार में सुनहरे पक्षी की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य सभा बुलाई। जब दरबार रईसों, मंत्रियों और आम लोगों से भर गया तो राजा ने सुनहरे पक्षी को सभी के देखने के लिए एक आसन पर रख दिया। मेरे वफादार लोगों, राजा ने घोषणा की। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आज हम इस सुनहरे पक्षी की असाधारण शक्ति को देखेंगे। जब सच बोला जाएगा तो यह गाएगा और झूठ के सामने चुप रहेगा। चलो शुरू करते हैं। पक्षी की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक राजा ने पहले जाने का फैसला किया। उसने अपना गला साफ किया और घोषणा की, मैं इस राज्य का अब तक का सबसे शक्तिशाली शासक हूं। उसने पक्षी की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन उसके आश्चर्य और दरबार के मनोरंजन के लिए पक्षी चुप रहा। घबराए हुए राजा ने फिर से कोशिश की, मेरा राज्य पूरे देश में सबसे ज्यादा भयभीत करने वाला है। एक बार फिर पक्षी ने एक भी आवाज नहीं निकाली। अधिक से अधिक उत्तेजित होते हुए राजा ने कई और कथन दिए। प्रत्येक पिछले से अधिक भव्य था, लेकिन पक्षी ने दृढ़ता से गाने से इनकार कर दिया। दरबार असहज चुप्पी में देख रहा था क्योंकि उनका शासक अधिक से अधिक निराश हो रहा था। अंत में राजा के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक आगे बढ़ा। महाराज, उसने धीरे से कहा, शायद हमें पक्षी के सामने दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। अनिच्छा से राजा सहमत हो गया। उसने अपने प्रधानमंत्री को आगे आने का इशारा किया। प्रधानमंत्री ने सिर झुकाया और सरलता से कहा, हमारा राज्य अपने लोगों की कड़ी मेहनत के कारण समृद्ध है। तुरंत सुनहरा पक्षी एक सुंदर धुन में फूट पड़ा। उसके गीत ने दरबार को खुशी से भर दिया। इसके बाद भीड़ में से एक किसान बोला, इस साल बारिश अच्छी हुई है और हमारी फसलें लहलहा रही हैं। फिर से
पक्षी ने अपनी मधुर धुन गाई। जैसे जैसे और लोग बोलते गए, अपने जीवन और राज्य के बारे में सरल सत्य साझा करते गए, पक्षी गाता रहा। राजा विस्मय में देखता रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके सामने क्या सबक सामने आ रहा था। जब अंतिम व्यक्ति बोल चुका तो दरबार चुप हो गया। सभी की निगाहें राजा की ओर मुड़ गईं। राजा महाबाहु खड़े हो गए। उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। अपनी आवाज में विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी प्रजा को संबोधित किया। मेरे प्यारे लोगों, आज मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा है। अब मैं देख रहा हूं कि बुद्धिमत्ता ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि सुनने और सच्चाई को पहचानने में है, भले ही वह दूसरों से आती हो। आज से मैं ज्यादा सुनने और कम बोलने, अपनी प्रजा की बुद्धि की तलाश करने और विनम्रता से नेतृत्व करने की शपथ लेता हूं। जैसे ही राजा ने बोलना समाप्त किया, सुनहरा पक्षी अपना अब तक का सबसे सुंदर गीत गाने लगा। उसकी धुन दरबार में पहले सुनी गई किसी भी चीज से ज्यादा मनमोहक थी। लोगों ने अपने राजा की ईमानदारी और नई मिली हुई बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर जयकारे लगाए। उस दिन से राजा महाबाहु का रूपांतरण हो गया। वह न केवल एक मजबूत शासक के रूप में जाना जाने लगा, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में भी जाना जाने लगा। उसका दरबार एक ऐसा स्थान बन गया जहां सभी की आवाजें सुनी जाती थीं और उन्हें महत्व दिया जाता था, और उसके प्रबुद्ध नेतृत्व में उसका राज्य और भी समृद्ध हुआ। जैसे ही बुद्ध ने कहानी समाप्त की, उन्होंने रामू को देखा, जिसके चेहरे पर समझ और आत्मनिरीक्षण का मिश्रण दिखाई दे रहा था। देखो रामू, बुद्ध ने धीरे से कहा, कहानी में राजा ने सीखा कि सच्चा ज्ञान अक्सर मौन रहने और दूसरों की बात सुनने में निहित होता है। उसकी अत्यधिक बातचीत ने उसे अपने आसपास की सच्चाइयों के प्रति अंधा बना दिया था। ठीक वैसे ही जैसे अशांत झील स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकती। रामू ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी अपनी स्थिति के साथ समानताएं स्पष्ट हो रही थीं। लेकिन बुद्ध, उसने पूछा, मैं कैसे बदल सकता हूं? मैं इतने लंबे समय से इस तरह से बोल रहा हूं, यह मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। बुद्ध मुस्कुराए, रामू की बदलाव की इच्छा से प्रसन्न हुए। मेरे प्यारे रामू, बदलाव जागरूकता से शुरू होता है। तुमने पहले ही यह पहचान कर पहला कदम उठा लिया है कि तुम्हारी अत्यधिक बोलने की आदत समस्याएं पैदा कर रही है। अब मैं तुम्हें कुछ मार्गदर्शन देता हूं कि कैसे कम बोलकर खुद को बदला जा सकता है। इसके बाद बुद्ध ने रामू के साथ कई सिद्धांत और अभ्यास साझा किए। विराम की शक्ति। बोलने से पहले रामू, थोड़ा रुको और अपने आप से 3 सवाल पूछो। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह दयालुता है? अगर तुम जो कहने वाले हो वह तीनों मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो शायद इसे अनकहा ही छोड़ देना बेहतर है। सक्रिय रूप से सुनना, पूरे ध्यान से सुनने का अभ्यास करो। बोलने के लिए बस अपनी बारी का इंतजार मत करो। अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने से पहले वक्ता के दृष्टिकोण को पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। सचेत भाषण। जब आप बोलते हैं तो इरादे और ध्यान से बोलें। अपने शब्दों को ध्यान से चुनें, दूसरों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए। चुप्पी को अपनाना, चुप्पी के साथ सहज होना सीखें। हर पल को शब्दों से भरा होना जरूरी नहीं है। मौन में हम अक्सर स्पष्टता और गहरी समझ पाते हैं। आत्मचिंतन। हर रात दिन के दौरान अपनी बातचीत पर चिंतन करें। क्या ऐसे समय थे जब आपने अनावश्यक रूप से बात की थी? आप और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे संवाद कर सकते थे? प्रश्न पूछने की कला। हमेशा अपनी राय देने के बजाय सोच समझकर सवाल पूछने की कोशिश करें। इससे न केवल आपको अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि दूसरों को यह भी पता चलता है कि आप उनके विचारों को महत्व देते हैं। संक्षिप्तता का अभ्यास करना। जब आपको अपने विचार व्यक्त करने की जरूरत हो तो संक्षिप्त होने का अभ्यास करें। अपने संदेश को यथासंभव कम शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करें, बिना उसका सार खोए। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखें रामू कि परिवर्तन एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। ऐसे दिन आएंगे जब आप पुरानी आदतों में वापस आ जाएंगे, और यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जागरूक रहें और प्रयास करते रहें। रामू ने ध्यान से सुना। आगे के रास्ते के बारे में उत्साह और आशंका का मिश्रण महसूस किया। धन्यवाद बुद्ध, उसने कहा। मैं आपके मार्गदर्शन का पालन करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं प्रगति कर रहा हूं? बुद्ध की आंखें ज्ञान से चमक उठीं जब उन्होंने उत्तर दिया,
जब आप लोगों की प्रतिक्रिया में बदलाव देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप प्रगति कर रहे हैं। आप पाएंगे कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए अधिक इच्छुक हैं, कि आपके शब्दों का अधिक महत्व है और आप दूसरों को गहराई से समझते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मन की शांति और स्पष्टता महसूस करेंगे जो विचारशील संचार से आती है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव पर एक सुनहरी चमक छाने लगी। बुद्ध ने रामू को एक अंतिम सलाह दी। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक अभ्यास साझा करना चाहता हूं जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करेगा। इसी स्टोन इन द माउथ अभ्यास कहा जाता है। उत्सुकता से रामू सुनने के लिए झुक गया। बुद्ध ने समझाया, प्राचीन काल में भिक्षुओं का एक समूह था जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौन का अभ्यास करते थे। जब उन्हें बोलने की आवश्यकता होती थी तो वे अपने मुंह में एक छोटा पत्थर रख लेते थे। यह उन्हें निरंतर याद दिलाता था कि केवल तभी बोलें जब आवश्यक हो और अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। हालांकि मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि आप सचमुच अपने मुंह में पत्थर रखें। मैं चाहता हूं कि जब भी आप बातचीत कर रहे हों तो आप कल्पना करें कि आपके मुंह में एक पत्थर है। इस काल्पनिक पत्थर को बोलने से पहले रुकने और सोचने की याद दिलाई। रामू ने सिर हिलाया। पहले से ही कल्पना कर रहा था कि यह अभ्यास उसकी दैनिक बातचीत में कैसे मदद कर सकता है। अब रामू, बुद्ध ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव लौट जाओ और अपने परिवर्तन की यात्रा शुरू करो। याद रखो, हर महान परिवर्तन एक कदम से शुरू होता है। अपने साथ धैर्य रखो और जान लो कि अभ्यास और दृढ़ता के साथ तुम वह व्यक्ति बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। अपने दिल में कृतज्ञता और आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ रामू ने बुद्ध को गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद बुद्धिमान, उसने कहा। मैं आपकी शिक्षाओं को हमेशा अपने साथ रखूंगा। जैसे ही रामू ने अपने गांव की ओर वापसी की यात्रा शुरू की, उसे हल्का महसूस हुआ, मानो उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। उसे एहसास हुआ कि सालों से वह अपने द्वारा बोले गए हर अनावश्यक शब्द, दूसरों पर थोपी गई हर राय का बोझ ढो रहा था। अब बुद्ध के ज्ञान से लैस होकर वह एक नए तरीके से जीने के लिए तैयार था। घर की यात्रा ने रामू को बुद्ध की शिक्षाओं पर चिंतन करने के लिए पर्याप्त समय दिया। जैसे जैसे वह शांत जंगल से गुजरता गया, उसने चुप रहने का अभ्यास किया। वास्तव में अपने आसपास प्रकृति की आवाजों को सुना, पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट, नदियों की कलकल। उसे एहसास हुआ कि लगातार अपनी आवाज से हवा को भरने से वह कितना कुछ खो रहा था। जब वह अपने गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। सड़कें शांत थीं, कुछ ही लोग बाहर थे। जब वह गांव के चौराहे से गुजरा तो उसे जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। पहले वह जो भी बातचीत हो रही होती उसमें शामिल होने के लिए उत्सुक होकर दौड़ता, लेकिन इस बार वह रुक गया, बुद्ध के शब्दों को याद करते हुए। उसने गहरी सांस ली, अपने मुंह में पत्थर की कल्पना की। फिर वह चुपचाप समूह के पास गया, लोगों को विनम्रता से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे बैठ गया। गांव वालों ने उसे आश्चर्य से देखा, स्पष्ट रूप से उम्मीद कर रहे थे कि वह अपने सामान्य एकालापों में से एक शुरू करेगा। जब वह चुप रहा, बस उनकी बातचीत सुन रहा था, तो वे अनिश्चित लग रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामू ने बुद्ध द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का लगन से पालन किया। यह आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ जब उसने खुद को अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते या अनचाही राय देते हुए पाया, लेकिन हर बार वह रुक जाता, काल्पनिक पत्थर को याद करता और खुद से पूछता, क्या यह सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह दयालु है? धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से लोगों ने रामू में बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया। पहले तो वे संशय में थे, उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक अस्थायी चरण है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, परिवर्तन को नकारा नहीं जा सकता था। ग्रामीणों के साथ अपनी बातचीत में रामू ने ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। वास्तव में अपने विचारों को आगे बढ़ाने के बजाय उनकी जरूरतों और चिंताओं को समझने की कोशिश की। नतीजतन लोगों ने उसे अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। वे अब उसे सिर्फ एक भिखारी के रूप में नहीं देखते थे,
बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जो करुणामयी कान और विचारशील अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता था। गांव की सभाओं में रामू अब चर्चाओं पर हावी नहीं होता था। इसके बजाय वह अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले सभी के विचारों को ध्यान से सुनता था, अक्सर निश्चित बयानों के बजाय व्यावहारिक प्रश्नों के रूप में। अन्य ग्रामीण जो पहले उससे बचते थे अब उसके इनपुट की तलाश करते थे, उसके संतुलित और विचारशील दृष्टिकोण की सराहना करते थे। एक दिन बुद्ध से अपनी मुलाकात के लगभग 6 महीने बाद रामू अपने हमेशा के बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, जब उसने पास में 2 ग्रामीणों को बात करते हुए सुना। क्या आपने रामू में बदलाव देखा है? उनमें से एक ने कहा। वास्तव में, दूसरे ने उत्तर दिया, वह बहुत अच्छा श्रोता बन गया है। अब उससे बात करना खुशी की बात है। रामू ने खुद पर मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में प्रगति कर रहा था। लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी ऐसे समय थे जब उसे संघर्ष करना पड़ा, जब अत्यधिक बोलने की पुरानी आदत फिर से उभरने का खतरा था। इन क्षणों में वह खुद को बुद्ध द्वारा बताई गई शांत झील की याद दिलाता था। उस आंतरिक शांति को बनाए रखने का प्रयास करता था जो स्पष्ट प्रतिबिंब के लिए अनुमति देती थी। जैसे जैसे रामू की बुद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे गांव वालों की उदारता भी बढ़ती गई। वे उसे न केवल भोजन और सिक्के बल्कि सार्थक काम भी देने लगे। कुछ ने उसे विवादों में मध्यस्थता करने के लिए कहा, जबकि अन्य ने महत्वपूर्ण निर्णयों पर उसकी सलाह मांगी। रामू ने इन जिम्मेदारियों को विनम्रता के साथ स्वीकार किया, हमेशा बुद्ध द्वारा सिखाए गए पाठों को याद करते हुए। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक रामू के पास आया। अर्जुन गांव में अपने निरंतर बकबक और राय रखने वाले स्वभाव के लिए जाना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे रामू कभी था। रामू, अर्जुन ने कहा, मैंने तुम्हारे परिवर्तन के बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं कि तुम कभी मेरे जैसे थे, हमेशा बात करते रहते थे, लेकिन अब तुम गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। क्या तुम मुझे अपना रहस्य बता सकते हो? रामू ने युवक की ओर देखा। उसमें वही बेचैन ऊर्जा देखी जो कभी उसके पास थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे अच्छा सुनता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो एक महान शिक्षक ने एक बार मेरे साथ साझा की थी। और इसलिए रामू ने अर्जुन को राजा महाबाहु और सोने के पक्षी की कहानी सुनाई, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने उसे सुनाई थी। जब उसने कहानी सुनाई तो रामू ने देखा कि कैसे अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें समझ से चौड़ी हो रही थीं। जब रामू ने कहानी समाप्त की तो अर्जुन एक पल के लिए चुप हो गया, उसका अर्थ समझने लगा। फिर उसने पूछा, लेकिन रामू, मैं कैसे शुरू करूं? मैं कम बोलना और अधिक सुनना कैसे सीखूं? रामू मुस्कुराया। उसे याद आया कि उसने बुद्ध से भी यही सवाल पूछा था। अर्जुन, उन्होंने कहा, यात्रा जागरूकता से शुरू होती है। कल्पना करें कि जब भी आप बातचीत कर रहे हो तो आपके मुंह में एक पत्थर हो। इसे आपको बोलने से पहले रुकने और सोचने की याद दिलाएं। खुद से पूछें, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह दयालु है? अगर यह तीनों मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो शायद इसे अनकहा ही छोड़ देना बेहतर है। अर्जुन ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, उन्होंने कहा। इस ज्ञान को मेरे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। अर्जुन के जाने पर रामू को पूर्णता का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि परिवर्तन की उसकी अपनी यात्रा पूरी हो गई है। एक बार मार्गदर्शन मांगने वाला, वह अब दूसरों का मार्गदर्शन करने की स्थिति में था। उस रात जब रामू अपने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा, उसने अपनी यात्रा के बारे में सोचा। उसने उस बातूनी राय रखने वाले भिखारी के बारे में सोचा जो कभी हर मौके पर एक शब्द के साथ हमेशा तैयार रहता था। उसने बुद्ध से अपनी मुलाकात और उन्हें मिले गहन ज्ञान के बारे में सोचा। उसने अपनी आदतों को बदलने में आने वाली चुनौतियों और दृढ़ता के साथ मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सोचा। रामू को एहसास हुआ कि कम बोलना सीखने से उसने वास्तव में अपनी असली आवाज पाली थी। अधिक सुनने से उसने खुद और दूसरों के बारे में गहरी समझ हासिल की। अब उसे जो आंतरिक शांति महसूस हुई वह उसके पिछले जीवन में लगातार बकबक करने से कहीं बढ़कर थी। जब उसने रात के आसमान में टिमटिमाते तारों को देखा तो रामू ने बुद्ध को जीवन बदलने वाले सबक के लिए
धीरे से धन्यवाद कहा। फिर एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस शांतिपूर्ण मौन को गले लगा लिया जो अब उसकी दुनिया में भर गया था। आगे के वर्षों में रामू बुद्ध द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों के अनुसार जीना जारी रखा। वह एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में दूर दूर तक जाने गए। उनकी सलाह के लिए लोग उनसे सलाह लेते थे और उनके विचारशील शब्दों के लिए उनका सम्मान किया जाता था। और हालांकि वह पहले की तुलना में कम बोलते थे, लेकिन उनके आसपास की दुनिया पर उनका प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा था। रामू की कहानी गांव और उसके बाहर एक किंवदंती बन गई, जो सचेत भाषण और सक्रिय सुनने की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। यह उन सभी को याद दिलाने के लिए काम आया जिन्होंने इसे सुना कि सच्चा ज्ञान अक्सर बोलने में नहीं, बल्कि सुनने और प्रतिबिंबित करने की क्षमता में निहित होता है। और इसलिए एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सबसे ऊंची आवाज को महत्व देती है, रामू एक अलग तरह की ताकत के प्रतीक के रूप में खड़े हुए। वह ताकत जो यह जानने से आती है कि कब बोलना है, कब सुनना है और कब बस चुप रहना है। एक बातूनी भिखारी से एक सम्मानित बुद्धिमान व्यक्ति बनने की उनकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, यह दिखाते हुए कि सचेत संचार की शक्ति को अपनाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए सच्चा परिवर्तन संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।